बीकेसी गुरु मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय गणित कक्षा 10वीं के प्रश्न पत्र का विश्लेषण। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनिए। दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a गुणा b बराबर 32 और एलसीएम ab बराबर 8 है, तो HCF AB ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ है 32 और LCM दिया हुआ है 8, तो HCF हम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, HCF बराबर HCF यहीं रह जाएगा। 8 का जब हम पक्षांतर कर देंगे तो 8 चौके 32 4 बार कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 4 ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा देखते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा धन बीटा का मान क्या होगा। अल्फा धन बीटा का मान होता है ऋण b बटे a, ऋण b बटे a। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तीसरा है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो, तो रैखिक समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का कोई भी हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है, कोई भी हल नहीं होगा। फिर चौथे नंबर में है, श्रेणी 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 है। तो कौन सा पद 27 है, देखिए 27 nवा पद हो गया, मान लो 27। प्रथम पद हो गया 3, सार्वांत अब n-1 और सार्वांतर देखिए 6 में से 3 को घटा दो या 9 में से 6 को घटा दो, सार्वांतर कितना है 3 है। तो इसे हम हल कर लेंगे। तो जब हम 3 का पक्षांतर करेंगे तो 27 ऋण 3 24 हो गया, और फिर n-1 इंटू 3 है, फिर 3 का पक्षांतर कर देंगे तो ये 8 बार कट जाएगा, और फिर ऋण 1 का पक्षांतर करेंगे तो धन 1 यानी 9 हो जाएगा। कौन सा पद, 9वां पद यहाँ पर 27 है। फिर देखिए 5वें नंबर में है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 कर्ण 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तब कोण B का मान होगा। तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर AC है, तो AC का वर्ग यानी 12 का वर्ग हो गया 144, और AB का वर्ग हम देख लेते हैं, 6 का वर्ग 36 और 3 का वर्ग कर्ण 3 का वर्ग 3, तो 36 गुणा 3, तो 36 गुणा 3 कितना हो गया, 6 3 18 के 8 हासिल का 1 3 3 9 और 1 10, 108 हो गया। अब यहाँ पर BC है 6, तो 6 का वर्ग कितना हो गया 36, तो 108 और 36 दोनों का योग वास्तव में 144 है, अर्थात दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। इसका मतलब यह एक समकोण त्रिभुज है। तो कोण क्या होगा, कोण B यहाँ पर 90 अंश होगा। नंबर 6 है, बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 के बीच की दूरी है। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या है, AB बराबर √x2 - x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 - y1 पूरे का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। चलिए अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए में प्रत्येक भाज्य संख्या को खालिस्तान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम। घात 2 के किसी बहुपद की अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। फिर तीसरा है, द्विघात समीकरण के विविक्त कर का सूत्र क्या होगा, d² बराबर b वर्ग ऋण 4ac होगा। फिर किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 धन 2n है, तब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, n के स्थान पर 1 रख देंगे, तो 3 धन 2 एकम 2 मतलब 3 और 2 मिलकर हो जाएगा 5 हो जाएगा। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होगा, यदि कोण समान है तो भुजाएं भी समान होंगी, और समान भुजाओं का अनुपात 1 होगा, सदैव 1 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। फिर देखिए 7वां, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहते हैं। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। 1 धन कॉट वर्ग थीटा, 1 धन कॉट वर्ग थीटा क्या हो जाता है, कौशिक वर्ग थीटा, जो कि इधर नीचे दिया गया है अगले पेज में, कौशिक वर्ग थीटा 1 धन कॉट वर्ग थीटा हो जाएगा कौशिक वर्ग थीटा। सेक थीटा क्या होगा, 1/cos थीटा। साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा का मान होगा 1। फिर टेन 60 अंश का मान है करणी 3,
टेन 60 अंश के सामने क्या लिख देंगे, करनी 3। कॉस 90 माइनस थीटा का मान है साइन थीटा। और यहाँ पर जो अंतिम मान है ये देखिए, साइन 48 इंटू सेक 42 धन कॉस 48 इंटू कॉसेक 42 का मान कितना है, 2 है। तो इस तरह से यह सही जोड़ी तैयार होगी। प्रश्न नंबर 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या कितनी है बताइए। तो देखिए, यह y बराबर px एक भी बार एक अक्ष को नहीं काट रहा था, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। फिर दूसरा देखिए, रैखिक समीकरण y बराबर mx धन 3 में यदि x बराबर ऋण 2 और y बराबर 5 हो तो m का मान क्या होगा। देखिए, x बराबर हम रख देंगे ऋण 2 और y बराबर कितना रख देंगे, 5। ये देखिए 3 का पक्षांतर हुआ तो 2 हो जाएगा, और ऋण 2 उसके बटे आया तो कितना आएगा, m का मान ऋण 1 आएगा। फिर तीसरा देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। कैसे होंगे, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। फिर देखिए, स्पर्श करती है, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 1 धन 3 बटे 2 x निर्देशांक, और y निर्देशांक हो जाएगा 4 धन 2 बटे 2। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 बटे 2 यानी पहला निर्देशांक x निर्देशांक 2 हो जाएगा, और y निर्देशांक 6 बटे 2 यानी 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और नीचे हम लिख देंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस तरह से अब अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि q a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां r 0 से बड़ा या बराबर है और b से छोटा है, तो यह कथन कैसा है, यह कथन सत्य है। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो एक रैखिक समीकरण में x के अनंत मान रखते जाइए, y के अनंत मान मिलते जाएंगे, तो यह भी क्या है, सत्य है। फिर तीसरा, यदि किसी द्विघात समीकरण विविक्त कर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे, बिल्कुल सत्य है। फिर श्रेणी दी गई है 2 फिर ऋण 2 फिर 2 फिर ऋण 2, एक समांतर श्रेणी है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समान अंतर से वृद्धि या कमी नहीं हो रही है, तो यह है असत्य। फिर देखिए, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है क्या, नहीं, यह असत्य है, क्योंकि वह स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, बिल्कुल सत्य है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, इसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या जब भी पूछी जाती है तो हमें HCF ज्ञात करना होता है। 616 और 32 का हम HCF ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर 5005 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड में हम 3, 5, 7 और 11 से विभाजित करके इसके गुणनखंड प्राप्त करेंगे। संख्याओं 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM ज्ञात करेंगे। तो अब तीनों का अभाज्य गुणनखंड करके हम जब HCF लेंगे तो HCF 360 प्राप्त होगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की घात n 0 पर समाप्त होगी। चूँकि हम 4 के अभाज्य गुणनखंड में हमें पता है 2 गुणा 2 है और उसकी घात n है, 2 और 5 दोनों की उपस्थिति होने पर यह 0 पर समाप्त होता, अर्थात 4 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगा। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है, तो इसके हम गुणनखंड कर लेंगे।
और ए गुणनखंड के आधार पर शून्य ज्ञात कर लेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो हम शून्यकों का योग जानते हैं, क्या होता है, ऋण बी बटे ए। ऋण बी बटे ए वास्तव में ऋण 3/1 के बराबर तुलना कर लेंगे। और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये देखिए सी बटे ए की तुलना 2/1 से कर लेंगे, तो ए कितना है यहाँ पर 1 है। बी कितना है यहाँ पर, ऋण से ऋण कैंसिल हो गया 3 है। और सी कितना है 2 है। तो ax वर्ग धन bx धन c यहाँ पर बहुपद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो x² प्लस 3x धन 2। इस तरह से हम इस बहुपद को ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर हम चाहें तो k का गुणा कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से हम बहुपद ज्ञात करेंगे। समांतर श्रेणी दी हुई है का कौन सा पद ऋण 81 है, तो हमें यहाँ पर nवा पद दिया हुआ है, प्रथम पद भी दिया हुआ है और सार्वांतर 18 ऋण 21 मतलब ऋण 3 है। तो इस तरह से हम nवा पद का सूत्र लगाकर ऋण 81 nवा पद रख कर हम निकाल सकते हैं n का मान। फिर यहाँ पर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर भी देखिए हमें n का ही मान निकालना है। प्रथम पद 7 है, सार्वांतर 13 ऋण 7 यानी 6 है और अंतिम पद 205 है। एपी के प्रथम 4 पद, जबकि प्रथम पद कितना है ऋण 1.25 है और सार्वांतर 0.25 है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे जैसे हम सार्वांतर जोड़ते जाएंगे, यानी प्रथम पद कितना है, यहाँ पर हो गया ऋण 1.25 है। अब इसमें जैसे जैसे हम सार्वांतर जोड़ते जाएंगे, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद प्राप्त होता जाएगा। फिर देखिए इसका अथवा है, एपी दी हुई है कि अगले 4 पद लिखना है। अगले 4 पद लिखना है तो देखिए ये प्रथम पद तो a बराबर कितना दिया हुआ है 3, सार्वांतर 1 में से 3 घटाएंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा ऋण 2। अब इसी तरह से हम इनमें ऋण 2 जोड़ते जाएंगे। ऋण 3 में ऋण 2 जोड़े तो कितना आएगा ऋण 5, फिर कितना आएगा ऋण 7, फिर कितना आएगा ऋण 9, फिर कितना आएगा ऋण 11। इस तरह से हम अगले पद लेते जाएंगे। फिर आकृति दी गई है, इसमें EC का मान ज्ञात करना है। EC का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो EC का मान x हमें आसानी से ज्ञात हो जाएगा। किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित हैं, तो P बराबर दिया हुआ है, EQ भी दिया हुआ है, PF भी दिया गया है। तो FR बताइए जब EF समांतर QR है। बिल्कुल ऊपर के सवाल की तरह ही है यह भी सवाल। फिर x और y एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि xy बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ है। तो देखिए xy के साथ 7 1 की दूरी और xy के साथ 3 5 की दूरी दोनों को बराबर कर देंगे तो संबंध निकल जाएगा। बिंदु इतने के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी का सूत्र हमें पता है, √x2 - x1 पूरे का वर्ग धन y2 - y1 पूरे का वर्ग से हम निकाल लेंगे। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो देखिए इनको 3:1 में विभाजित कर रहा है, तो विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करके हम x और y दोनों बिंदुओं के मान हम निकाल लेंगे। बिंदु A का मान दिया हुआ है, B का, C का और D का दिया हुआ है। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान निकालना है। तो P का मान क्या निकालना है, हमें देखना है कि AB वास्तव में DC के बराबर है। AB DC के बराबर है ना समांतर चतुर्भुज में, तो AB को हम DC के बराबर कर देंगे तो P का मान निकल जाएगा। AB में दूरी का सूत्र लगाना है, DC में भी दूरी का सूत्र लगाना है। अब साइन A बराबर दिया हुआ है 3/5, तो सबसे पहले लंब बटे कर्ण है हमारे पास, तो हम सबसे पहले आधार परिकलित कर लेंगे। आधार कितना है 4 निकल जाएगा, और जब आधार 4 निकल जाएगा तो tan A का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी 3/4 प्राप्त हो जाएगा। tan A बराबर cot B है, तो सिद्ध कीजिए कि A धन B बराबर 90 अंश। तो देखिए tan A cot B को जब हम 90 - थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan 90 - B हो जाएगा। तो ये tan से जब tan कैंसिल हो जाएगा तो A बराबर 90 - ये B हो गया, तो A धन B मिलकर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर निकल जाएगा A धन B बराबर 90। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। ये देखिए त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। हमारे पास सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 धन x2 y3 - y1 धन x3 y1 -
y2। इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसमें मान रखकर। फिर k का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु, ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, यदि बिंदु संरेखी हैं तो हमें क्या करना होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 रख देंगे हम, तो k का मान अपने आप निकल जाएगा। गुणनखंड विधि से समीकरण का हल करना है। गुणनखंड विधि देखिए, मध्यपद को 2 भागों में तोड़ना होता है, तो गुणनखंड विधि से हल निकल जाएगा। द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। मूल बराबर है यानी b² - 4ac का मान कितना होगा, 0 होगा। जब हम यहाँ मान रख देंगे तो k का मान निकल जाएगा। 3 अंकों वाले कुल कितनी विभाज्य संख्याएं हैं, तो देखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य है वह है 102, और फिर इसमें 3 बढ़ाते जाएंगे, फिर 105 हो जाएगा, फिर 108 हो जाएगा, फिर डैश डैश डैश। सबसे बड़ी संख्या जो 3 से विभाजित है वो है 999। इस तरह से हमारे पास एक समांतर श्रेणी बन जाएगी, और फिर हम इसका n पदों की संख्या n निकाल लेंगे। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, देखिए 2 समांतर श्रेणियाँ दी गई हैं कि nवें पद बराबर हैं, तो देखिए हम nवें पद बराबर हैं तो nवें पद दोनों के निकाल लेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे तो n का मान निकल जाएगा। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और F पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB और AE/AC। तो हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय को सिद्ध कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AD समांतर DC है। देखिए एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज हमने बना दिया, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, समांतर हैं। विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये देखिए विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि देखिए O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ABC और ये D बना दिया। फिर हमें दर्शाना है कि OA वास्तव में OB के बराबर है, OA/OB और OC/OD, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ से O से देखिए AB और CD तो समांतर हैं, AB और CD के समांतर हम यहाँ पर OE खींच देंगे। ये देखिए समांतर जब हम OE खींच देंगे तो हमारे पास यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए AB और EO समांतर हैं, तो ये AE/ED बराबर क्या हो जाएगा, OB/OD हो जाएगा। एक बार देखिए AE/ED बराबर हो जाएगा OB/OD। इसी प्रकार हम दोबारा दूसरे त्रिभुज में लेंगे, तो दूसरा त्रिभुज में देखिए कौन कौन समांतर हैं। अब यहाँ पर इसी प्रकार त्रिभुज ADC देख लीजिए। ADC में भी अभी एक देखिए ये DC जो है इसके समांतर कौन है, अब EO है। तो दोनों जब समांतर हैं तो हम फिर से लिख देंगे कि AE/ED वास्तव में किसके बराबर हो जाएगा, AO/OC के। तो ये दोनों का देखिए समीकरण 1 और 2 से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। OB/OD वास्तव में किसके बराबर हो जाएगा, OA/OC के बराबर हो जाएगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है, OA/OB है, तो OB को इस तरफ ले आएंगे, तो OA/OB बराबर OC/OD, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो हमें केवल एक बात का ध्यान रखना है कि AB और DC के समांतर हमें OE खींचना है, तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय से ये सिद्ध कर पाएंगे। फिर इसी प्रकार देखिए 19वां प्रश्न है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए एक बिंदु A है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, एक बिंदु A से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, वृत्त का केंद्र ये O हो गया, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु A है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ये लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है यहाँ 90 अंश का कोण बनता है समकोण, तो ये 5 क्या है, कर्ण है, और ये 4 हो गया लंब, तो आधार कितना हो जाएगा, 5 4 3, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या। हम लगा देंगे कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग धन 5 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग धन OB का वर्ग। तो देखिए OB अपने आप निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी प्राप्त हुई, 3 सेंटीमीटर। 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं अब देखिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है,
छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। ये बड़े वृत्त की ये जीवा खींच दिया हमने, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है ना, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर देखिए ये 3 है, ये 5 है, तो अभी हमने निकाला था ये 4 होता है। यदि दो भुजाएं एक समकोण त्रिभुज में, एक 3 है एक 5 है, तो तीसरी भुजा 4 हो जाएगी। जब ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ए बी हम ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो ए बी की लंबाई वास्तव में कितनी हो जाएगी? 4 धन 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हमें उस जीवा की लंबाई कितनी प्राप्त हुई? 8 सेंटीमीटर। रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया गया है, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो x को अकेला कर लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा? 6 ऋण 3y हो जाएगा। 6 ऋण 3y यानी x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो। तो 2 गुणा 6 ऋण 3y, ऋण 3y बराबर 12 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 12 ऋण 6y ऋण 3y बराबर 12। ये 12 उस तरफ जाएगा तो ऋण 9y बराबर कितना हो जाएगा? 12 में से 12 गया तो 0, तो y बराबर 0। जब y का मान हम 0 रख देंगे तो x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 6। x का मान 6 प्राप्त हो जाएगा, y बराबर 0 और x बराबर 6 प्राप्त हो गया। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का x मान लो एक को, दूसरी को y मान लो, दोनों का अंतर कितना है? 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है, x जो है वो y से 3 गुनी है। तो आप देखिए, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए समीकरण 2 से x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दो। तो कितना आ जाएगा? 1 में x का मान रख देंगे तो 3y ऋण y बराबर 26। तो 2y बराबर कितना आया? 26। तो y बराबर हो जाएगा 26/2 यानी 13 को अब समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना आ जाएगा? x ऋण 13 बराबर 26। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 26 धन 13। तो x का मान कितना आया? x का मान आ गया 39। तो x का मान हो गया 39 और y का मान हो गया 13। अब देखिए रैखिक समीकरण को युग्म दिया हुआ है को विलोपन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे तो x बराबर हो जाएंगे। कर दीजिए, 3 तिया 9x धन 3 पाँचे 15y ऋण 3 अट्ठे 24 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 9x तो ऑलरेडी है, ऋण 2y फिर ऋण 7। देखिए किसी में भी हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी समीकरण 2 में। अब हम इन्हें घटा देंगे तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये भी धन हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। 15y और 2y मिलकर हो जाएंगे 17y और यहाँ पर कितना है? देखिए बड़ी संख्या के सामने ऋण है, 24 में से 7 गए तो 17 बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 17/17 यानी 1। y का मान कितना आया? 1। y के मान को जब हम समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 3x धन 5 गुणा y का मान 1 ऋण 8 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा? 3x और 8 में से 5 जाएंगे तो ऋण 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा? 3/3 यानी 1। x का मान भी 1 और y का मान भी 1। अब यहाँ देखिए अथवा में जो सवाल दिया हुआ है, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा? अद्वितीय हल कब होगा? जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो देखिए a1/a2 यानी 4/2 बराबर नहीं है p/2 के। तो देखिए अब जब हम इससे हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2/1। तो कितना हो जाएगा? बराबर नहीं, 2 दूनी 4 के, यानी p का मान 4 के अतिरिक्त कोई भी संख्या होने पर समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अगला प्रश्न है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो इसका एक वीडियो मैंने इस चैनल में बनाया हुआ है, उसे अच्छे से देखिए, समझिए और किस तरह से विभाजन करना है वो देखिए। एक त्रिभुज ABC बनाइए, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज कोण ABC बराबर 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाएं के 3/4 गुनी है। तो इसका भी एक वीडियो बना हुआ है, तो आप उसे भी देखिए और समझिए। AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। AP का तीसरा पद 16 है, यानी प्रथम पद A और सार्वंतर यदि D है तो तीसरा पद के लिए 2D बराबर हो गया 16।
और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद क्या हो जाएगा, a धन 6d, और पाँचवा पद क्या हो जाएगा, a धन 4d। वास्तव में पाँचवें पद से 12 अधिक है सातवां पद, तो ऐसा हम लिख देंगे। आप इसे ऐसा भी लिखेंगे कि a7 बराबर a5 + 12, इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद हम इस मान को रखेंगे। तो अब हम जब इसे हल करेंगे तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा पक्षांतर होने से, और 6d में से 4d जाएगा तो 2d बराबर 12, तो d बराबर हो जाएगा 12/2 यानी 6। तो d का मान हमें प्राप्त हो गया 6। तो a का मान कहीं भी किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, a का मान निकल जाएगा, यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा, a धन 2, d का मान है 6 बराबर 16। तो a बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 घट जाएगा 16 में से, तो a बराबर हो जाएगा 4। तो हमें क्या ज्ञात करना है, AP ही ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम पद हो गया 4, सार्वांतर हो गया 6, तो दूसरा पद हो जाए 6 जोड़ देंगे, दूसरा पद हो जाएगा 10, फिर 6 जोड़ेंगे 16, फिर 6 जोड़ेंगे 22। इस तरह से ये श्रेणी बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखिए दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है। यदि इनके 100 पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो देखिए श्रेणी है, दो समांतर श्रेणियाँ सार्वांतर समान है। तो देखिए पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वांतर d, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वांतर d ही रहेगा। तो दो समांतर श्रेणियों के सार्वांतर समान है ना, तो इनके 100वें पदों का अंतर करते हैं हम। 100वें पद, बड़ी समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा, a धन 99d, और छोटी समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा, a धन 99d, और दोनों का अंतर कितना है, 100 है। जब हम ऋण को अंदर ले जाएंगे तो a धन 99d ऋण a ऋण 99d, तो 99d से 99d कैंसिल हो जाएगा, तो a ऋण a बराबर कितना आ जाएगा, 100। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 1000वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा, 1000वें पदों का अंतर भी इसी तरह से होगा, a धन 999d ऋण a ऋण 999d बराबर भी कितना होगा, 100। फिर 999 से 999 कट जाएगा, और a ऋण a का मान कितना है, देखिए a ऋण a, तो इनका अंतर हमें निकालना है। तो इनका अंतर अभी 100 दिया हुआ नहीं है, इनका अंतर हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये हमने हल किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, a ऋण a प्राप्त हुआ। a ऋण a वास्तव में समीकरण 1 में a ऋण a का क्या मान है, 100 है। तो हमें पता चल गया कि 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही है। तो यहाँ पर पूरे पेपर का विश्लेषण समाप्त होता है। धन्यवाद।